हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर जिसमें हम देखेंगे जैव संचयन मतलब बायो एक्यूमुलेशन क्या है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक बात याद दिला दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी जैव संचयन का परिचय देखते हैं। एग्जैक्टली जैव संचयन मतलब बायो एक्यूमुलेशन है क्या। तो ये प्रक्रिया जिसमें जीव अपने वातावरण से विषैले पदार्थों को अधिक सांद्रता में संचित करते हैं जो पर्यावरण में मौजूद सांद्रता से अधिक होता है। अभी इसका मीनिंग क्या है, तो देखो जैव संचयन क्या दर्शाता है कि किसी भी प्रकार का अगर प्रदूषक हो, किसी भी प्रकार का एक प्रदूषक हो, ठीक है, जैसे कि पारा हो, मिथाइल पारा, ठीक है, तो वो अगर खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंच गया, मतलब किसी भी एक जीव में पहुंच गया, जिससे वो उस जीव को अलग कोई तो जीव खाएगा, फिर उसको कोई तो अलग जीव खाएगा, ठीक है। तो एक बार उसने खाद्य श्रृंखला में प्रवेश किया तो क्या होता है, प्रदूषक विशेषता क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो अनिम्नीकृत होते हैं, मतलब नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। उसको हम लोग विघटित नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए उसका कॉन्टेमिनेशन बढ़ जाता है। मतलब उसका जो संदूषक है वो क्या होते हैं, उस किसी भी जीव के अंदर उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो वो क्या होते हैं, जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं प्रदूषक, तो वो पारतंत्र के भीतर विभिन्न पोषण स्तरों से गुजरते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। फिर जो प्रदूषक होते हैं वो ऐसे पदार्थ हैं जो जीवधारियों के भीतर क्या होते हैं, उपापचयित नहीं हो पाते, ठीक है, जैसे कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये एक मछली है जहाँ पे ज़्यादा कुछ उसके शरीर में नहीं था, लेकिन फिर एक कोई कॉन्टेमिनेशन आया थोड़ा सा बड़ा, फिर उसको दूसरी मछली ने खाया, फिर उसमें बढ़ा, फिर उसमें बढ़ा उसको जिसने खाया। या ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस मछली में सेम तरह का जो पॉल्यूटेंट है तो वो बढ़ जाता है। तो वो किसी भी मार्ग से हो सकता है, वो श्वसन से हो सकता है या किसी भी चीज़ खाने से हो सकता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे जो कॉन्टेमिनेंट्स हैं तो वो वही सेम मछली में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जैव संचयन का महत्व क्या है, कि जैव संचयन को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैव संचयन को समझना पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और इन हानिकारक पदार्थों के प्रभाव को कम करने के लिए कोई नीतियाँ विकसित कर सकते हैं क्या, तो ये भी देख सकते हैं हम, ताकि ये पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। फिर एक चीज़ है कि जैव संचयन में पर्यावरण से किसी भी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, किसी भी पोषण स्तर पर वो अव्यवस्थित जीव जो है जो जैव संचयन के लिए सक्षम होता है, ठीक है। मतलब कोई भी जीव हो, किसी भी श्रृंखला में, एक श्रृंखला है तो पहला जीव, दूसरा जीव या तृतीय चतुर्थ जो भी उपभोक्ता है, तो वो क्या होते हैं, वो इजीली उसके लिए सक्षम होते हैं कि वो प्रदूषक जो है वो ग्रहण कर सके, ठीक है। तो जैव संचयन रसायनों के अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन का समग्र जो है वो परिणाम होता है। तो मतलब क्या होता है, ये जो भी है तो उसका क्या होता है, पहले अंतर्ग्रहण होता है, मतलब उसको खा लिया जाता है किसी भी जीव द्वारा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसका संग्रहण किया जाता है, मतलब उसमें संग्रहित किया जाता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। और उसका निष्कासन भी होता है। तो सपोज इसने 10% कुछ जो मछली उसने क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन खाया, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हुआ अंतर्ग्रहण किया 10% उसने, ठीक है। उसके शरीर के 10% भाग में क्या है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, और फिर उसने वो क्या कर लिया, संचित कर लिया या संग्रहण कर लिया उसका शरीर में। उसके बाद में वो निष्कासन भी करेगा, तो निष्कासन की दर सपोज 2% है, ठीक है। तो वो ग्रहण की दर 10% है और निष्कासन की दर 2% है। तो अंतर्ग्रहण और निष्कासन की दर, इसमें अगर अंतर होगा, मतलब अंतर्ग्रहण की दर ज़्यादा होगी और निष्कासन की दर अगर कम होगी, तो क्या हो सकता है, उसका संग्रहण ज़्यादा होता है वो जीव के शरीर में,
ठीक है, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, और इसमें जो संदूषक होते हैं या कॉन्टामिनेंट्स होते हैं तो उसके अंतर्ग्रहण और संग्रहण की दर निष्कासन से अधिक होती है, इसके लिए वो संदूषक माने जाते हैं। फिर संदूषकों का जीवों में प्रवेश कैसे होता है, तो वो भोजन ग्रहण के द्वारा होता है, या पदार्थों का त्वचीय संपर्क होता है, या फिर श्वसन द्वारा होता है, या अन्य किसी तरीकों द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो ये उसका महत्व है। फिर है जैव संचयन की प्रक्रिया के चरण। तो कौन से है प्रक्रिया के चरण, तो देखो अभी मैंने बताया था जैसे अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें भी क्या क्या और स्टेप्स है। तो पहले क्या होता है कि इसमें होता है अवशोषण। क्या होता है, पहले तो इसमें होता है अवशोषण। तो अवशोषण में क्या होता है, जीव कैसे विषैले पदार्थों को अवशोषित करते हैं, मतलब किस तरीके से वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अवशोषित करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसका एक बार अवशोषण हो गया तो बाद में क्या होता है, उस पदार्थ का शरीर में वितरण और संचयन होने लगता है। वितरण और संचयन मतलब क्या, विषैले पदार्थों का शरीर में प्रवाह और संचयन। तो ये एग्जैक्टली कैसे होता है उसका प्रवाह और संचयन, तो देखो कोई भी जीव है तो उसका रक्त प्रवाह होता है। ठीक है, तो रक्त प्रवाह द्वारा क्या होता है, ऊतकों में, उसके ऊतकों में वो क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किस में संचयित होता है, जो वसा होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो विषैले पदार्थ है उसका संचयन हो जाता है। ठीक है, मतलब जो वसा प्रेमी है या लिफोफिलिक है, तो लिफोफिलिक मतलब क्या, जिनको वसा वाले पदार्थ ज़्यादा पसंद है, तो वैसे तो उनके शरीर में वो इजीली संग्रहित हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। फिर संचयन स्थल वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब संचयन कैसे होता है, तो विषैले पदार्थ की जो रासायनिक विशेषता है, मतलब वो कैसे है उसकी रासायनिक विशेषता, फिर जीव की जो जीव विज्ञान पर निर्भरता है, मतलब बाकी जीवों पर या वातावरण पर जो निर्भरता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस जीव के शरीर के अंदर उसका संचयन कितना हो सकता है और कितना वो रह सकता है। देखो अभी लिफोफिलिक बोला मैंने, तो वैसे ही हाइड्रोफिलिक होते हैं जो पानी जल प्रेमी होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टामिनेंट्स नहीं रहते, वो ज़्यादा से ज़्यादा निष्कासित हो जाते हैं शरीर द्वारा। उसके बाद में क्या है, चयापचय। चयापचय मतलब क्या है, विषैले पदार्थों का जीव के अंगों द्वारा विघटन या परिवर्तन। ठीक है, मतलब कोई भी हम लोग चीज़ अगर ग्रहण कर लेते हैं तो उसका क्या हो जाता है, चयापचय हो जाता है। तो वो अच्छे पदार्थ होंगे तो उसका अच्छा कुछ तो बेनिफिट मिलेगा हमें। लेकिन अगर वो विषैले पदार्थ होंगे तो उसका चयापचय होने के बाद क्या हो सकता है, तो विषैले पदार्थ का जीवों के अंग द्वारा विघटन और परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यकृत रहता है या अन्य चयापचय के अंग जो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन रासायनिक पदार्थों को या इन विषैले रासायनिक पदार्थों को तोड़ने की या परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो ये करते टाइम पे कभी कभी ये भी होता है कि कुछ हानिकारक यौगिक जो है उसमें भी इसका परिवर्तन होता है, जो अपने शरीर के लिए या किसी भी जीव के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। उसके बाद है विसर्जन। तो शरीर से विषैले पदार्थों की निकासी की दर और विधि, मतलब जैसे मैंने बोला लिफोफिलिक है तो उनके शरीर में क्या होता है, वो वैसे ही जमा रहता है या निष्कासन की दर या विसर्जन की दर बहुत कम रहती है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक रहते हैं तो उनके शरीर से निष्कासन की दर ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है जैव संचयन को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन से हैं, तो रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता मतलब वसा प्रेमी वर्सेस जल प्रेमी पदार्थ। तो मैंने अभी बताया जो लिफोफिलिक होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है और कैसे जैव संचयन होता है और कैसे किस में से बाहर ज़्यादा निकलता है। तो उसकी रासायनिक जो विशेषताएं हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उत्सर्जित करेगा और कितना शरीर के अंदर जमा करके रखेगा। जो वसा प्रेमी है वो ज़्यादा कॉन्टामिनेशन से प्रभावित होते हैं और जो जल प्रेमी होते हैं पदार्थ तो वो कम होते हैं उसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद में है आहार।
संदूषक भोजन का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, क्या होता है संदूषक भोजन का प्रभाव सॉरी। तो जो जीव संदूषित होते हैं तो उनको किसके द्वारा खाया जाता है। अभी देखो हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे घास है तो उस पर कुछ तो छिड़का है, ठीक है, तो उसको कोई तो खाएगा, उसको सपोज चूहा खाएगा या टिड्डा खाएगा, टिड्डे को फिर चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर यहाँ से संदूषित जो भोजन है या कॉन्टामिनेटेड जो भोजन है तो वो अगर नेक्स्ट इसमें चला जाएगा तो उसकी सांद्रता जो है वो जो सबसे अपर लेयर में है उनमें बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आहार की वजह से क्या होता है, संदूषक भोजन का प्रभाव बढ़ते जाता है। जैसे कि जो ज़्यादा मांसाहारी जीव है या भोजन श्रृंखला में उच्च स्थान पर है तो उन पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उनमें संदूषित भोजन का ज़्यादा संग्रहण या कॉन्टेमिनेशन बढ़ता जाता है। फिर है पर्यावरणीय सांद्रता, उसमें क्या है, प्रदूषकों की सांद्रता का प्रभाव। तो जो पर्यावरण में वो जीव जीवित रह रहे हैं या जो भी उनकी पारिस्थितिकी है तो वहाँ पे जो वो रह रहे हैं तो वहाँ पे कितना प्रदूषण है और उनका उन जीवों पर कैसे परिणाम होता है। जैसे कि हवा प्रदूषित हो या जल प्रदूषित हो तो वो कॉन्टेमिनेंट्स ज़्यादा प्रवेश करने की दर रहती है, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद में है जीव विज्ञानात्मक विशेषताएं। तो इसमें है उम्र, आकार, स्वास्थ्य, प्रजनन स्थिति। तो इन सब बातें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इसके लिए कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, मतलब उसकी उम्र कितनी है, उसका आकार कितना बड़ा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है और प्रजनन स्थिति कैसी है। उसके बाद में है खाद्य श्रृंखला की गतिशीलता। तो खाद्य श्रृंखला में ट्रॉपिक स्तर और बायोमैग्निफिकेशन है। तो उसके द्वारा क्या होता है, जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में हम लोग प्रवेश करते हैं और आगे आगे उच्च पोषण स्तर पर जहाँ जहाँ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जैव संचयन बढ़ता जाता है। उसके बाद है स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये जो कॉन्टेमिनेंट्स है तो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ते हैं, जैसे कि वन्य जीवों पर कौन से प्रभाव पड़ते हैं और मानवों पर कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो ये देखेंगे हम लोग। तो देखो वन्य जीवों पर कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो उनमें क्या होता है, कुछ प्रजनन समस्याएं आती हैं ये कॉन्टेमिनेंट्स ग्रहण करने की वजह से। फिर है विकासात्मक समस्याएं, विकास नहीं होता। फिर तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उसको क्षति पहुंचती है। फिर मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो संदूषित भोजन जैसे मछलियों का सेवन करने से स्वास्थ्य समस्याएं होती है, क्योंकि मछलियों में ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो होता है, मिथाइल पारा, तो वो पाया जाता है, तो उसको ग्रहण करने की वजह से ह्यूमंस में भी या मानवों में भी प्रभाव होता है। उसके बाद है पारिस्थितिकीय प्रभाव। पारिस्थितिकी तंत्र में विघटन, तो प्रजातियों की जनसंख्या और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव होता है। मतलब अगर कोई कॉन्टेमिनेटेड फूड खाए कोई भी जनसंख्या, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, फिर है खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ सकता है, तो उनकी संख्या कम होने की वजह से नेक्स्ट लेवल जो होती है, नेक्स्ट पोषण स्तर जो होता है या अगला पोषण स्तर होता है, तो उस पर क्या होता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको उनका खाद्य उस मात्रा में नहीं मिलता जितना उनको चाहिए, तो ये प्रभाव होता है। और दूसरा प्रभाव ये होता है कि अगर मिल भी जाता है तो उनको प्रदूषित मिलता है और वो जो अगला पोषण स्तर है उससे भी उसका प्रभाव झेलना पड़ता है और वो भी प्रभावित हो जाता है। वैसे ही नेक्स्ट लेयर जो है उसको प्रभाव झेलना पड़ता है। फिर है बायोमैग्निफिकेशन। खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर विषाक्त पदार्थों की बढ़ती सांद्रता होती है, तो ये होती है। जैसे कि ये दूसरा है कि बायोमैग्निफिकेशन होता है, मतलब अलग अलग स्तरों में ज़्यादा से ज़्यादा संचयन होता है। फिर जैव संचयन के उदाहरण कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मछलियों में जो पारा होता है तो वो मिथाइल पारा का संचित होना और शीर्ष शिकारियों पर इसका प्रभाव पड़ना। मतलब क्या होता है, देखो पक्षियों में डीडीटी, ये कैसे होता है डीडीटी, तो ये बहुत हानिकारक कार्बनिक प्रदूषक होता है जो मृदा या जल में लंबे समय तक रहता है। ठीक है, और ये एक विषैला प्रदूषक है जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता था। अब ये बैन किया है शायद, लेकिन उसका कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता था
और इससे क्या होता है, जैव संचयन व जैव आवर्धन होता है। जैव संचयन मतलब एक ही जीव में उसका सांद्रण बढ़ता जाता है, और जैव आवर्धन मतलब क्या, उसका प्रभाव अलग अलग श्रृंखलाओं पर भी होता है। ठीक है, जैसे कि इसका बाज़ पर बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ था। ठीक है, और ये इससे क्या होता है, डीडीटी से क्या होता है, डीडीटी के सांद्रण से क्या होता है, मानव में कैंसर या टाइप 2 डायबिटीज़ का भी मुख्य कारण ये बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में, हाँ, ये डीडीटी हुआ। उसके बाद में है कुछ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि भारी धातुएं है, हैवी मेटल्स, तो जो है वो जैवमंडल में उनका प्रवेश होता है तो क्या होता है, तो उनका विनाश भी नहीं होता और वो निम्नीकृत भी नहीं होते। ठीक है, मतलब उसका डिग्रेडेशन भी नहीं होता और वो निम्नीकृत भी नहीं होते। तो उसमें कौन से आ सकते हैं, जैसे कि पारा आता है उसमें, फिर कैडमियम आता है। ठीक है, तो ये कुछ है। तो इसमें क्या होता है, ये प्रदूषक जो है वो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग का कारण बन सकते हैं। और एक है फ्लोरिनेटेड PCB, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ठीक है, तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था, तो इसका उपयोग औद्योगिक उत्पादों में किया जाता था। इसे बहुत से देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि इससे प्रॉब्लम ना हो। फिर इसका उपयोग जो है वो प्लास्टिक बनाने में, फिर पेंट बनाने में, प्लास्टिक और पेंट बनाने में किया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, PCB रासायनिक रूप से एक स्थायी यौगिक है, इसलिए तीव्र गति से इसका जैव संचयन हो जाता है। क्या होता है, इसका तीव्र गति से जैव संचयन इसका हो जाता है। जलीय जीवों पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इसका। फिर यूरोप में भी ये पाया गया था कि जो सील मछली है तो उस पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था और उसकी बहुत ज़्यादा रेट से मृत्यु भी हो गई थी। फिर मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक है। ठीक है, तो और एक चीज़ है, अगर ये जो हम उपयोग कर रहे हैं कुछ विषैले पदार्थ जो पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं, तो अगर वो एक साथ मिल जाए, मतलब जब किसी जीव में किसी समय में एक प्रदूषक का अवशोषण कर लिया गया, ठीक है, लेकिन उसी समय उसने दूसरा भी कोई प्रदूषक ग्रहण कर लिया, ठीक है, तो ये एक का प्रभाव या ये एक का प्रभाव इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों का प्रभाव जो है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा विषैले होते हैं क्योंकि वो सहक्रिया करते हैं, मतलब सिनर्जिज्म फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताया जाए तो सीसा, जिंक और पारे की बढ़ती मात्रा जो है वो जलीय प्रोटोजोआ की वृद्धि को कम कर सकती है। ठीक है, जब ये एक साथ होते हैं तीनों, कौन से, जिंक, पारा और सीसा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अगर बहुत सारे कॉन्टामिनेंट्स या प्रदूषक एक साथ आए तो वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई एक जो प्रदूषक है वो। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग बायो मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली है क्या। तब तक के लिए बने रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।